सबसे पहले ABO का मतलब क्या है? ABO इज द ब्लड ग्रुप्स गिवन, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज ABO, यानी ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड गुड इवनिंग विदाउट नेम. So how many blood groups are present? There are 4 blood groups. One is A, second is B, third is AB and fourth is O. So ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग है या जो ABO ब्लड ग्रुपिंग इस टॉपिक को जो बोलते हैं, दिस पर्टिकुलरली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फिनोमिना जो आपके इसमें इन्वॉल्व हैं. मल्टीपल एलेलिज्म भी इसका एग्जांपल में भी हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ सकते हैं, कोडोमिनेंस में भी ब्लड ग्रुपिंग पढ़ सकते हैं. और हम इस पर्टिकुलर आज के टॉपिक में मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में कुछ डिटेल्स, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के जेनेटिक्स और वो कैसे, स्वाति शिवाज, गुड इवनिंग स्वाति, कोडोमिनेंस किस तरह से शो करता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. देन वी हैव द बायोकेमिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, एंटीजन्स एंटीबॉडी इंटरैक्शंस, और फिर उसके बाद में ब्लड ग्रुप्स और उसमें आरएच एंटीजन का क्या रोल है और आरएच एंटीजन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है फॉर some problems, you can say the problem named hemolysis. क्लियर? तो ये सब की सब चीजें जो है ना हम इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे. सबसे पहले है मल्टीपल एलेलिज्म. देखिए मल्टीपल, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है अदर देन प्लांट्स, तो उसके अंदर 2 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं फॉर 1 पेयर एंड दिस इज नोन एज होमोलोगस पेयर. सो यहां पर अगर कोई भी जीन इस लोकस पे प्रेजेंट है तो दूसरी क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकस पे सेम कैरेक्टर की जीन होगी, वेरिएंट अलग हो सकता है. ठीक है, जिसको बोलते हैं एलेलिज्म. मल्टीपल एलेलिज्म की बात है तो एक ऑर्गेनिज्म में एक बार में 2 एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं बिकॉज द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर 2 ओनली. बात कर रहे हैं हम एनिमल्स की. प्लांट के अंदर ये कंडीशन जो है हेक्साप्लॉइड तक भी हो सकती है. ठीक है, हेक्साप्लॉइड. कौन एग्जांपल दूं आपको? वीट क्या होती है? समटाइम्स वीट गोज टू हेक्साप्लॉइड कंडीशन, यानी उसके पास होमोलोगस पेयर की बजाय होमोलोगस 6 क्रोमोसोम हो सकते हैं. द कंडीशन इज 6n. ठीक है, ये कंडीशन जो है ना, गुड इवनिंग काव्या. सो ये हेक्साप्लॉइड कंडीशन है. एनिमल्स के अंदर ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर लीथल, ये मार देंगी. ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होगी. जाइगोट फॉर्मेशन से अगला स्टेप अगर ये कंडीशन या पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन एनिमल्स में आती है दैट इज लीथल. ठीक है, सो मल्टीपल एलेलिज्म का मतलब क्या है? तो मल्टीपल एलेलिज्म प्रेजेंट कहां होंगे? मल्टीपल एलेलिज्म जो है एक पॉपुलेशन के अंदर मोर देन 2 एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मोर देन 2 एलील्स, बट 1 एट अ टाइम, यानी 2 एट अ टाइम इन एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म में एक बार में 2 ही हो सकते हैं. गुड इवनिंग गगनदीप. एक बार में एक ऑर्गेनिज्म में 2 ही हो सकते हैं, पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक तो सबसे पहले इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, और दूसरा है इसमें ड्रोसोफिला का आई कलर. ड्रोसोफिला के आई कलर के लिए 15 अलग अलग एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं. 15 डिफरेंट एलील्स. अब एक बात यहां पे ये आती है कि अगर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग 2 से ज्यादा एलील्स कंट्रोल करते हैं, बट गुड इवनिंग संजना. बट अगर आप ये बोलो कि स्किन कलर भी तो बहुत सारे वेरिएंट है स्किन कलर के, तो स्किन कलर की जो वेरिएशन की बात है वो पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस है, वो मल्टीपल एलेलिज्म नहीं है, वो पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस है. एक बार में एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी जीन प्रेजेंट हैं जो एक किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या कर रही हैं? कंट्रोल कर रही हैं. यहां पर अलग अलग एलील्स की बात हो रही है, तो कंफ्यूज मत करना इस चीज को कि अगर ज्यादा वेरिएंट किसी चीज के देखने को मिल रहे हैं मतलब उतने ही ज्यादा एलील है. नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जिनको हम मल्टीपल एलेलिज्म में काउंटर करते हैं, पढ़ते हैं. मल्टीपल एलेलिज्म की बात हुई, कोडोमिनेंस की बात करते हैं. कोडोमिनेंस का क्या सीन है? मल्टीपल एलेलिज्म में क्रोमोसोम नंबर 9, सबसे पहले ह्यूमन ब्लड ग्रुप की जो जीन है वो प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर.
और देयर आर 3 एलील्स जो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट है, एक है आई ए, वन इज आई बी एंड थर्ड इज स्मॉल आई। सो कैपिटल और स्मॉल से आप देख सकते हैं यहां पे दीज टू कंडीशन आर ऑफ डोमिनेंस। These conditions are of dominance and this only condition is of recessive। तो फटाफट से मेरे को ये बता दो कि रिसेसिव कंडीशन में एक लाइन का आंसर क्या दोगे अगर मैं आपको कहता हूं इस स्मॉल आई को, यो हितिका, इस स्मॉल आई को एक्सप्लेन करो, एक लाइन का आंसर मुझे क्या मिलेगा? टेल मी, वन लाइनर चाहिए मुझे। व्हेन डू यू कॉल अ जीन रिसेसिव? आप किसी जीन को रिसेसिव कब बोलते हैं? वन लाइनर आंसर फ्रॉम एवरीवन हु इज वाचिंग। इन तीनों जीन्स के बनते हैं 6 कॉम्बिनेशंस, IA and IA, which is dominant condition, and homozygous condition. Second, IA and small I, which is a heterozygous condition. Third we have is IB and IB, which is again a homozygous condition. Fourth is IB and small I, hetero. Then we have IA and IB, which is a codominance condition. ये क्या है? कोडोमिनेंस की कंडीशन है, ठीक है। ये भी कंडीशन क्या है? खुशबू ने बोला इट डजंट एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज बिल्कुल करेक्ट। रिसेसिव हमेशा हमेशा क्या होते हैं? दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो ये आई ए और आई बी जो है ये कोडोमिनेंस में आता है। अब मुझे सोच के ये बताओ कि ये जो आई ए और आई बी है इसको हम होमोजाइगस में मानेंगे या इसको हम हेट्रोजाइगस में मानेंगे? चलो बताओ फटाफट। और फिर उसके बाद में आता है स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। सो these are 6 different combination which are present in all over the population। और एक ऑर्गेनिज्म में एक बार में एक ही कॉम्बिनेशन होता है, वो इन 6 में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब कोडोमिनेंस का कंडीशन क्या होता है? ये कंडीशन आई ए और आई बी जब भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, एक ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होंगे, दिस इज कोडोमिनेंस। बट हाउ? दिस इज अगेन हेट्रोजाइगस कंडीशन। यस इट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये पीछे अभी जो बताई थी। तो एबीओ की बात करें जेनेटिक्स में, हेटेरो, this is allelic combination or allelic contribution from parent 1 or you can say the male, this is from parent 2 that you can say female। यहां से IA in present in sperm, IA again present in egg, forming IA combination of the offspring and hence the blood group is A। नाउ इसकी बायोकेमिस्ट्री जो है ना, सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री कर लेते हैं। चलो वैसे तो लास्ट में है बट बायोकेमिस्ट्री कर लेते हैं इसकी। देखो उसके बाद में तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो ये आई जीन है विच इज कैपिटल आई, विच इज ऑलवेज डोमिनेंट, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस करती है और एंजाइम का नाम है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज का काम क्या है? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज का काम है शुगर सिंथेसिस। गुड इवनिंग कपिल। इसका काम है शुगर सिंथेसिस। अब अगर डोमिनेंट जीन है तभी तो ये प्रोड्यूस हो सकता है, वरना प्रोड्यूस नहीं हो सकता, एक चीज। दूसरा, अब अगर इसका ए वेरिएंट प्रेजेंट है, यानी आई एलील का, आई जीन का अगर ए वेरिएंट प्रेजेंट है और यू कैन से ए एलील प्रेजेंट है, उस कंडीशन में अल्फा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइल ट्रांसफरेज ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है। आधा टेढ़ा नाम है, कोई बात नहीं। आई ए जो है ये एलील क्या प्रोड्यूस करता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका काम है एंटीजन्स के ऊपर शुगर ट्रांसफर करना। कैसी शुगर? कौन सी चीज? आई बी दूसरा,
ये प्रोड्यूस करता है अल्फा डी गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, जो गैलेक्टोज ऐड करता है, ये ऐड करता है एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन शुगर पे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं अभी, अब देखो, अब आ जाएगा समझ में। जो ये हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी हैं, इन आरबीसीज के ऊपर हमेशा एक एंटीजन प्रेजेंट रहता है। एट यू कैन सी हियर दिस इज एच एंटीजन। विदाउट एनी प्रॉब्लम सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी सभी ह्यूमंस के अंदर ये एच एंटीजन एज इट इज प्रेजेंट है, बिना किसी टॉपिंग के, यानी बिना किसी शुगर के। दिस इज नोन एज एम्प्टी एंटीजन। This is known as empty antigen. Now if I say that RBC के ऊपर जो ये H एंटीजन प्रेजेंट था, इसके ऊपर आकर ऐड हो गई इस तरीके की शुगर, दिस शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप। ठीक है, जब तक ये खाली रहेगा तब तक ये खाली ही रहेगा। आगे बताऊंगा खाली का काम क्या है। ये है ए एंटीजन। कौन ट्रांसफर करता है इस ए एंटीजन को? इसे ट्रांसफर करता है अल्फा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइल ट्रांसफरेज। Now whenever A is present, or you can say IA allele is present, this is forming this particular enzyme. This particular enzyme is transferring the sugar onto empty H antigen. जब भी ये बनेगा, ये एंजाइम बनेगा, ये इस H एंटीजन के ऊपर एक शुगर ट्रांसफर करेगा। दिस शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट ए एंटीजन। एम आई क्लियर? अगर IA एक्सप्रेस होता है तो N एसिटाइल गैलेक्टोसामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बनता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शुगर ट्रांसफर होती है ऑन टू H एंटीजन, एंड आफ्टर विच दिस कंप्लीट एंटीजन इज नोन एज A एंटीजन। अगर IB एक्सप्रेस होता है, यानी IB एलील प्रेजेंट है, उस कंडीशन में अल्फा गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज, अल्फा डी गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम है, और वो ये एंजाइम इस आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट, इस एम्प्टी H एंटीजन के ऊपर एक दूसरे तरीके की शुगर ट्रांसफर करता है, और इसे बोलते हैं B एंटीजन। एम आई क्लियर? Whenever empty H antigen is present, it is known as O blood group. When H antigen does not have any sugar moiety, जब H एंटीजन के ऊपर कोई भी शुगर मोइटी प्रेजेंट नहीं होती, द कंडीशन इज O ब्लड ग्रुप। Whenever IA allele is expressing itself, N-acetyl galactosamyl transferase is being formed, hence transferring a particular type of sugar moiety onto the H antigen, जिसकी वजह से H एंटीजन जो है वो एम्प्टी नहीं रहता, और इसे बोलते हैं A ब्लड ग्रुप। दिस इज एम्प्टी एंटीजन इज O ब्लड ग्रुप। जब A शुगर ट्रांसफर हो जाएगी, शुगर मोइटी होगी इस तरीके की, दिस इज नॉन एज A ब्लड ग्रुप, एंड कंसीडर्ड द अबव कंडीशंस, दिस इज B ब्लड ग्रुप। Whenever
IB allele is being expressed, alpha D galactosamine transferase enzyme is being formed, hence a particular sugar is transferred onto H antigen, making it a particular antigen which is named B antigen, and hence it is a B blood group. Am I clear? अगर किसी को भी नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. बताओ अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो, या कुछ कहीं से भी कुछ भी चीज अगर नहीं समझ में आई तो फटक से मेरे से पूछ लो एक बार, बता दो, एटलीस्ट कन्वे, सो देयर विल बी अ सोल्यूशन, हाथों हाथ तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाए. वरना तो इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट धड़ाक से. और मैं बताता हूं अभी कोडोमिनेंस की क्या कंडीशन है. सो वेन एवर IA and IB both of the alleles are present, जब क्या है दोनों एलील्स प्रेजेंट होंगे, सो उस कंडीशन में अल्फा एन गैलेक्टोसामाइल ट्रांसफरेज भी बनेगा, IB वो अल्फा डी गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज वो भी बनाएगा. गगनदीप अभी हम एंटीजन्स की बात कर रहे हैं. हाँ, एंटीबॉडी भी बनती है, वो अभी देखेंगे किस कंडीशन में बनती है. वेट, ये दोनों एंजाइम्स बनेंगे. नाउ अगर दोनों एंजाइम बन रहे हैं, इफ बोथ ऑफ द एंजाइम्स आर बीइंग फॉर्म्ड, इन दैट केस दिस RBC हैविंग H एंटीजन. ठीक है, अब ऐसा नहीं है H एंटीजन जो है ना हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं, पूरी की पूरी वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं H एंटीजन. दीज आर एम्प्टी H एंटीजन्स. जो ये अल्फा एन है, दिस विल ट्रांसफर अपने जो भी उसकी स्पेसिफिक शुगर मॉइटी है वो उसे ट्रांसफर करेगा. जो अल्फा डी है वो अपनी स्पेसिफिक शुगर मॉइटी को ट्रांसफर करेगा, और सारे के सारे H एंटीजन अलग अलग शुगर मॉइटी से क्या है कवर्ड हो जाएंगे. समझ में आ गया? एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज कंडीशंस, यानी जब भी दोनों शुगर मॉइटी की कंडीशन प्रेजेंट होती है, A एंटीजन भी और B एंटीजन भी, दिस इज नोन एज AB ब्लड ग्रुप. तीनों ब्लड ग्रुप समझ में आ गए? ठीक है, अंडरस्टूड विद ऑल ऑफ दीज थ्री ब्लड ग्रुप्स. सो रीजन क्या है इसके पीछे? एंजाइम. छोटी सी एक बात, स्मॉल आई, स्मॉल आई ये क्यों नहीं एंटीजन पे शुगर मॉइटी ट्रांसफर कर सकता? क्योंकि दीज आर रिसेसिव, एंड रिसेसिव कैन नॉट फॉर्म द ट्रांसफरेज एंजाइम्स. ठीक है, रिसेसिव जो है वो ट्रांसफरेज एंजाइम फॉर्म नहीं करते, हेंस the H antigen present on the RBC will remain empty, and empty H antigen condition is known as O blood group. ठीक है, empty H antigen is known as O blood group. So this condition is finally for O blood group. आपने देख लिए 4 ब्लड ग्रुप, चारों की बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन चीज है वो भी. ठीक है, तो ये आप लोग देख पाएंगे यहां पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ O ब्लड ग्रुप.
बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप सबकी। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन, नाउ दिस इज एच एंटीजन, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एच एंटीजन का, और ये एच एंटीजन है। जब बात आती है बी ब्लड ग्रुप की, तो आई बी एक्टिव होता है, तो ये इसके ऊपर गैलेक्टोज को ट्रांसफर करता है, और फाइनली जो ब्लड एंटीजन है वो बन जाता है बी एंटीजन। ए जो है वो ट्रांसफर करता है एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन को, एंड दिस इज फॉर्म्ड ए एंटीजन। फाइनली ए बी एंटीजन में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी। हमारे क्लियर? और फिर इसके बाद आती है एंटीबॉडी एंड एंटीजन की प्रेजेंस, ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन की प्रेजेंस। नाउ प्रेजेंस एंड ऑफ दिस एंटीबॉडी एंड एंटीजन का क्या सीन है, देखो सबसे पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट सुन लो। जब भी एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है, सपोज दिस इज एन एंटीजन, ये क्या है, एक एंटीजन है, इसके अगेंस्ट इन एवरी केस, चाहे ये हमारी बॉडी का है, चाहे ये कहीं फॉरेन एंटीजन है, इन एवरी केस देयर विल बी एन एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमेशा क्या बनेगी, एक एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एंटीबॉडी का काम होता है टू बाइंड अप विद द एंटीजन, ठीक है, दिस इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंड फाइनली मेकिंग एंटीजन डीएक्टिवेट। ठीक है, फाइनली जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन को डीएक्टिवेट कर देती है। ठीक है, अगर ये कंडीशन बनती है तो क्या होगा, जब होता है ब्लड ग्रुप ए, बताया मैंने ब्लड ग्रुप ए में आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी में आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बी एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं दोनों एंटीजन, और ब्लड ग्रुप ए में एच एंटीजन जो है वो एम्प्टी रहता है, उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। एम आई क्लियर? सो इसके बाद अब हमेशा अगर ये ए ब्लड ग्रुप है और इसके अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट है, सपोज इसके अंदर एंटीबॉडी भी ए बन गई, समझ रहे हो, इसके अंदर एंटीबॉडी भी ए बन गई, तो क्या ये ब्लड सारा का सारा डिसमेंटल नहीं हो जाएगा? समझ गए, सारा का सारा ब्लड जो है वो डिसमेंटल हो जाएगा, देयर वोंट बी एनी ब्लड लेफ्ट इन द बॉडी, क्योंकि जितनी भी एंटीबॉडी होंगी ए एंटीजन के अगेंस्ट वो उस ए एंटीजन को खा जाएंगी और सब खत्म हो जाएगा। इससे बचने के लिए ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी, दिस कंडीशन इज प्रेजेंट। ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन होता है बी और एंटीबॉडी होती है ए। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन होते हैं दोनों, यानी ए एंटीजन बी और बी एंटीजन बी, और इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती। कारण ए एंटीबॉडी होगी तो वो ए एंटीजन को खत्म करेगी, बी एंटीबॉडी होगी तो वो बी एंटीजन को खत्म करेगी, दोनों ही कंडीशन में नुकसान है। और
यहां पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। लास्ट कंडीशन ब्लड ग्रुप ओ की, जहां पर कोई स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, हेंस बोथ ऑफ द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ठीक है, हेंस बोथ ऑफ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर एंटीजन कोई नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होती है। और ये चार्ट जो आपके सामने है, यहां से आप इसको सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो, आपको ये पता चल जाएगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। जिस बंदे का ब्लड ग्रुप है ए, उसके बाद एंटीबॉडी होगी उसके पास बी। जिसका ब्लड ग्रुप है बी, उसके पास एंटीबॉडी होगी ए। जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इस पर्टिकुलर केस के एंटीबॉडीज की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है उसका इम्यूनिटी खराब हो जाए। ठीक है, और जिसका ब्लड ग्रुप है ए, उसके पास दोनों तरीके की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। एम आई क्लियर अप टिल नाउ? फटाफट से एक बार बता दो। अब जब भी हम बात करते हैं आई ए की, दिस इज द डोमिनेंट कंडीशन, और साथ में इसके जब आई ए प्रेजेंट होगा, जब इसके साथ आई ए प्रेजेंट होगा, बोथ ऑफ द कंडीशंस आर ऑफ डोमिनेंस एंड बोथ ऑफ द कंडीशंस आर ऑफ होमोजाइगस कंडीशन, देन there will be a production of A antigen only and hence blood group will be A. Whenever IA के साथ small I present होता है, because of dominance of IA, A antigen will be produced and hence blood group A. Whenever IB along with IB is present, because of homozygous condition of IB, B antigen will be produced and B blood group will be formed. Whenever IB and small I is there, B antigen is produced and hence B blood group. Whenever IA and IB, which is a dominant co-dominance condition, both antigens will be produced and hence both blood groups will be there. Small I and small I, because of the recessive nature, there won't be any antigen present, nil, and hence the blood group is O. क्लियर? अब इसके बाद आती है इसमें बातें RH की। अब तक का मामला क्लियर होगा। RH की बात, यानी A जो है वो A पॉजिटिव और A नेगेटिव कब होता है, B जो है वो B पॉजिटिव और B नेगेटिव कब होता है, AB जो है वो AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव कब होता है, O जो है वो O पॉजिटिव और O नेगेटिव कब होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का केस क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है RH एंटीजन। ये देख लो, RH एंटीजन की हम बात कर रहे हैं। RH एंटीजन की जीन सबसे पहले प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 1 पे। ब्लड ग्रुप की जीन कहां प्रेजेंट थी? क्रोमोसोम नंबर 9 पे। और RH की जीन्स प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 1 पे। सो यहां हमने जब ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स की बात करी थी, वहां पे एक H एंटीजन एम्प्टी प्रेजेंट था। ठीक है, एम्प्टी H एंटीजन, जिसके ऊपर अगर शुगर ट्रांसफर होती है इट विल बी A और B और AB। अगर कोई शुगर ट्रांसफर नहीं होती देन इट विल बी O ब्लड ग्रुप। यहां पर RH नेगेटिव तब होगा जब RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। यहां कोई एम्प्टी एंटीजन नहीं है, यहां कोई शुगर ट्रांसफर नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होता है देन इट इज RH पॉजिटिव, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता देन इट इज RH नेगेटिव। क्लियर? एक चीज, एंटीबॉडी का इसमें क्या सीन है, RH पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है, यानी जब आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, वहां पर एंटीबॉडी
कोई नहीं होती, देयर इज नो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन दिस केस। दूसरा, आर एच पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव के पास भी कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती अगेंस्ट आर एच। समझ गए? इस आर एच एंटीजन के अगेंस्ट, दिस इज आर एच एंटीजन, इसके पास, इस पर्टिकुलर ब्लड के पास कोई आर एच एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। इसके पास, नेगेटिव के पास भी कोई आर एच नेगेटिव और पॉजिटिव एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। कब तक? तब तक जब तक ये आर एच पॉजिटिव ब्लड इस नेगेटिव के साथ मिक्सअप ना हो। कब तक? जब तक ये आर एच पॉजिटिव ब्लड आर एच नेगेटिव के साथ मिक्सअप नहीं होता, तब तक आर एच नेगेटिव ब्लड अगेंस्ट आर एच एंटीजन कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता। एम आई क्लियर? ठीक है, यानी ओ नेगेटिव की बात करें या ओ पॉजिटिव की बात करें, तो ओ नेगेटिव के पास आर एच एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं है। आर एच पॉजिटिव के पास आर एच एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं है। बट अगर ओ पॉजिटिव ब्लड को ओ नेगेटिव के अंदर डाला, तो ओ नेगेटिव जो ब्लड है वो कुछ टाइम के बाद में एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। बाय डिफॉल्ट नहीं होती, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, अगर ब्लड मिक्सअप होता है तो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब प्रोड्यूस करना शुरू करेगा तो क्या होगा? उसकी लिए एक कंडीशन आती है, आर एच हीमोलाइटिक डिजीज। दिस इज आर एच हीमोलाइटिक डिजीज। और आर एच हीमोलाइटिक डिजीज क्या कहती है? एक आर एच पॉजिटिव फादर है जिसके अंदर, ऑब्वियसली आर एच पॉजिटिव है तो आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा। मदर के पास, मदर आर एच नेगेटिव है। फादर के पॉजिटिव की वजह से जो बेबी है वो आर एच पॉजिटिव हो गया, ग्रो करता रहेगा, फुल 9 मंथ तक ग्रो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले बच्चे की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बेबी। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। इस मदर की बॉडी के अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कब आएगी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आएगी जब ये डिलीवरी के टाइम पे बेबी जो है वो बाहर जाएगा, पार्चुरेशन होगी, उस टाइम जो बेबी का आर एच पॉजिटिव ब्लड है वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। जो बेबी का आर एच पॉजिटिव ब्लड है वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, एंड हेंस मदर के आर एच नेगेटिव ब्लड ने पहली बार आर एच पॉजिटिव एंटीजन जैसी कोई चीज देखी है। पहली बार मदर ब्लड ने आर एच एंटीजन नाम की कोई चीज पहली बार देखी है और मदर बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। हेंस द आर एच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। प्रॉब्लम आएगी सेकंड बेबी में, अगर सेकंड बेबी भी आर एच पॉजिटिव हो गया। अगर सेकंड बेबी भी आर एच पॉजिटिव हो गया तो मदर के बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ये एक्स जो है ये एंटीबॉडीज हैं, ये जाएगी बेबी के अंदर और उसके ब्लड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हीमोलाइटिक डिजीज, और यू कैन से हीमोलाइसिस। कब होती है? सेकंड बेबी में होती है, पहले में नहीं होता। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है, अगर फादर आर एच पॉजिटिव है और मदर आर एच नेगेटिव है। फर्स्ट बेबी में नो प्रॉब्लम, फर्स्ट बेबी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है डिलीवरी के टाइम पे,
मदर बॉडी पहली बार एनकाउंटर करती है RH एंटीजन को, मदर बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करती है RH एंटीबॉडीज। सेकंड बेबी में वो एंटीबॉडीज जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, और अगर सेकंड बेबी भी RH पॉजिटिव हो गया तो वो एंटीबॉडीज जो है मदर के ब्लड से बेबी के ब्लड में जाती हैं, एंड